बच्चों, कैसे हैं आप? मैं डॉक्टर सुशील आपका क्लास 12 फिजिक्स की इस लाइव क्लास में तहे दिल से स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं आजकल हम कर रहे हैं एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4 गतिमान आवेश और चुंबकत्व। और लास्ट क्लास में हमने आपसे कुछ आपके सामने डेरिवेशंस रखे थे और साथ में हमने वहां बायो-सावर्ट नियम के बारे में भी आपको बताया था। आज की जो क्लास है, पिछले 2-3 क्लासों में जो जो हमने टॉपिक करे हुए हैं उसके ऊपर बेस्ड जो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल हैं, आज हम उन्हें सॉल्व करने वाले हैं। और आप समझ सकते हैं कि जितने अधिक इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं उतने ही अधिक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल भी होते हैं। क्योंकि यदि टॉपिक में थ्योरी में कोई चीज आपको थोड़ी सी कम ज्यादा हो जाए, आपको समझ में ना आए, तो न्यूमेरिकल यदि आप करेंगे तो वो आपके लिए परफेक्ट होंगे, वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे जो थ्योरी में कमी रही होगी। तो इसलिए थ्योरी के साथ साथ हम कोशिश कर रहे हैं आपको एनसीईआरटी के कंप्लीट एग्जाम्पल करवाए जाए। तो इससे पहले क्लास को स्टार्ट करें, आप चैट सेक्शन में बताइए क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है। और अभी तक जो बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं वो है बीजीआई गेमिंग, और इसके अलावा मंटू कुमार, किरण साहनी, कृष्णा, प्रियांशु, शिवम, मानसी, यश, शिवम, चेतन स्वरूप, मोहित कुमार, हिमांशु फौजदार। तो सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, सभी को गुड इवनिंग। तो अब आपके मैसेज आने शुरू हो गए कि सर क्लियर है। बहुत अच्छी बात है, यदि क्लियर है तो बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अभी हालांकि देखा जाए लगभग 1 मिनट है, तो जो जो बच्चे और जुड़ चुके हैं वो बता दें। मोहम्मद अली हैं, दृष्टि, रंजन, मोहम्मद इरफान, नईम सैफी, रमेश, मनीष, संजू। अब तो बहुत तेजी से स्क्रॉलिंग हो रही है प्यारे बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं उदाहरण नंबर 4.4 को। आपको ध्यान हो, हमने आपको साइक्लोट्रॉन बताया था टॉपिक, और साइक्लोट्रॉन का मुख्य उद्देश्य क्या था कि जो हमारे पास आवेशित कण हैं उनको उच्च ऊर्जा से किसी स्थान पर प्रक्षेपित करना। क्योंकि आपके पास हम जिन आवेशित कणों की बात कर रहे हैं वो मूल कण एक प्रकार से, जैसे एक प्रोटॉन है या अल्फा कण है। यदि इन कणों को आपको किसी जगह पर जोर से फेंकना है, स्पीड से फेंकना है, तो आप किसी कुछ और चीज नहीं है कि हाथ से पकड़ के फेंक दोगे, क्यों, बहुत छोटे हैं। तो उसके लिए हमने क्या कहा था कि एक जो उपकरण था उसको हमने कहा था साइक्लोट्रॉन। और साइक्लोट्रॉन की क्रियाविधि, उसकी पूरी डिटेलिंग आपको बता चुके थे। आज उसी के बेस में सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है, एग्जांपल आ रहा है। एग्जांपल है 4.4। मुझे लग रहा है आपको अच्छे से ये दिखाई दे रहा होगा। इसके अनुसार साइक्लोट्रॉन की दोलित्र आवृत्ति है। तो क्या क्या देखिए दे रखा है इन्होंने, हमें दे रखा है पहला दोलित्र आवृत्ति। तो दोलित्र आवृत्ति का मतलब है हमें दे दिया न्यू। हमें क्या दे दिया, न्यू की वैल्यू दे दी। आवृत्ति को न्यू या एन से रिप्रेजेंट करते हैं, वो दे दी 100 मेगाहर्ट्ज। 100 मेगाहर्ट्ज। अब 10 मेगाहर्ट्ज, सॉरी। तो 10 मेगाहर्ट्ज का अर्थ क्या हुआ, 10, और मेगा का अर्थ होता है 10 की घात 6। 1 मेगा मतलब होता है 10 की घात 6, और साथ में क्या लिख देंगे यहाँ पर, हर्ट्ज। तो 10 की घात 1 ये है, 6 ये है, यानी कि होगी 10 की घात 7 हर्ट्ज। तो आवृत्ति हमें पता चल गई 10 की घात 7 हर्ट्ज है। पहली बात, प्रोटॉनों को त्वरित करने के लिए प्रचलन चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा। तो हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, बी की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। और हमारे पास जिस कण को प्रक्षेपित करना है वो कण कौन सा है, प्रोटॉन। कण क्या है, प्रोटॉन। तो सबसे पहले चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। इस डाटा के अकॉर्डिंग जो हम चुंबकीय क्षेत्र लिख सकते हैं, चुंबकीय क्षेत्र का जो फॉर्मूला होता है, हम लिखते हैं चूंकि साइक्लोट्रॉन की आवृत्ति का सूत्र होता है न्यू बराबर QB/2πm। क्या आप बच्चों को ध्यान है ये वाला फॉर्मूला, न्यू बराबर QB/2πm? चैट सेक्शन में बताइए क्या फॉर्मूला याद है बच्चों। सोना चौहान, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 10 गुणा 10 की घात 6 मेगाहर्ट्ज को एक्सप्लेन कर रही है, बहुत बढ़िया बात है। हाँ, कुछ बच्चे कह रहे हैं यस सर, याद है, बहुत अच्छी बात है। तो
ये यदि आपको याद है तो यहीं से हम क्या करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र B की वैल्यू निकालेंगे। तो B कैसे निकल जाएगा, यहां B रख दिया हमने, ये 2 पाई m यहां चले गया तो 2 पाई m और साथ में क्या गया न्यू, और बटे ये वाला Q कहां चल जाएगा नीचे, तो ये आ गया Q। तो B बराबर 2 पाई m न्यू बटे Q। अब ध्यान दीजिए B की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, B बराबर 2 का मान तो 2 हो गया, थोड़ा यहां से हटा रहे हैं इसको, हमें ज्यादा जरूरत पड़ेगी जगह की, तो लिखते हैं B बराबर सबसे पहले 2 का मान 2 हो गया, पाई का मान आप जानते हैं 3.14 गुणा m। अब m क्या चीज है, उस कण का द्रव्यमान। तो आपको प्रश्न में सबसे नीचे देखिए mp लिखा हुआ है, ये mp मतलब प्रोटॉन का द्रव्यमान, और आपको वैसे भी याद होना चाहिए प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 10⁻⁻² kg के बराबर होता है। तो वैल्यू रखेंगे, इस m की वैल्यू हमको दे दी 1.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27 kg। साथ में आ गया न्यू का मान है 10⁻⁷, तो क्या लिख लेंगे गुणा 10⁻⁷ बटे नीचे क्या आ गया Q। अब Q क्या है, प्रोटॉन पर आवेश। तो आपको पता होना चाहिए प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो होता है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम, लेकिन ये पॉजिटिव में होता है। इलेक्ट्रॉन पर इतना ही ऋण में होता है, प्रोटॉन पर इतना ही धन में होता है। तो Q की वैल्यू लिख लेंगे 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम, ये आ गई। बस आपको इसको कैलकुलेशन करनी है प्यारे बच्चों, कैलकुलेशन में हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जो एग्जैक्ट कैलकुलेट होकर के जो वैल्यू निकल के आती है चुंबकीय क्षेत्र की, वो 0.66 टेस्ला के बराबर होती है। तो हमारे को पता चल गया जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो कितना होगा, 0.66 टेस्ला होगा। तो इतना पार्ट हमने कर दिया, यहां तक का पार्ट पूरा हो गया। अब आगे प्रश्न को देखें, यदि डीज की त्रिज्या, डीज आप समझते हो जो 2 डीज बने हुए रहते हैं इस तरीके से, एक डीज ये होता था और दूसरा डीज ये वाला होता था, और इनके बीच में हमने कहा थोड़ा सा गैप होता था, तो इनको कहते थे डीज। इन डीज की त्रिज्या यदि 60 सेंटीमीटर हो, तो अब की बार क्या दे दिया, क्या दिया है सेकंड पार्ट में हमें दे दिया डीज की त्रिज्या को रिप्रेजेंट करते हैं आर से। अब आप स्मॉल आर से करें चाहे कैपिटल आर से करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। स्मॉल आर की जो वैल्यू है वो हमारे को दे दी 60 सेंटीमीटर, और इसका अर्थ हो गया 60 गुणा 10⁻⁻2 मीटर। तो त्रिज्या दे दी 60 सेंटीमीटर। तो त्वरक द्वारा उत्पन्न प्रोटॉन पुंज की गतिज ऊर्जा MeV में परिकलित करनी है। तो निकालना क्या है, K की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, लेकिन किस में, MeV में, यानी कि मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है पहले से देखिए, आप जानते हो 1 MeV, M मतलब मेगा। जब यहां पर भी M आया था तो इसकी जगह हमने 10⁻6 लिया था, तो यहां पर भी M की जगह क्या लिख लेंगे 10⁻6। इलेक्ट्रॉन वोल्ट का अर्थ होता है 1.6 गुणा 10⁻⁻19, और ये क्या होता है, क्योंकि ये ऊर्जा है इसलिए इसका मात्रक होता है जूल। तो थोड़ा सा इसे कैलकुलेट करें, यह गया 1.6 गुणा 10⁻⁻19 और प्लस के 6, तो कितने होगी 10⁻⁻13 जूल। तो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया इतने जूल। तो आप जब काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे गतिज ऊर्जा, तो उसमें इतनी राशि का जब भाग दे देंगे तो आपका जो भी एनर्जी आएगी, वैल्यू आएगी, वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी। तो अब क्या करना है, हम जानते हैं चूंकि काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है 1/2 mv², ये होती है हमारे पास 1/2 mv²। और जब कोई कण रोटेट करता है तो उस समय उसका वेग होता है, जबकि v बराबर होता है qvb अपॉन r के बराबर होता है। क्या ये चीज ध्यान है, साइक्लोट्रॉन में जब कोई कण गति करता है तो उसका जो वेग होता है वो q, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, qbr है, v तो बाएं पक्ष में है ही, यह है qbr अपॉन m, qbr बटे m। तो उसका वेग जो होगा वो qbr बटे m के बराबर होगा, जहां q कण पर आवेश है जो कि प्रोटॉन का आवेश है, b चुंबकीय क्षेत्र अभी हमने यहां पर कैलकुलेट किया है, r हमें त्रिज्या ये दे रखी है, m का मान अभी हम जानते हैं कितना है 1.67 गुणा 10⁻⁻27। तो आप v का मान निकाल सकते हैं। इस v का मान सीधे यहां पर रख दीजिए, तो k = 1/2 m
और v का मान आ गया क्यू बी आर बटे एम का स्क्वायर। तो क्या आ जाता है, k बराबर 1/2 एम क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बटे नीचे क्या आ गया एम स्क्वायर। एक m से इसकी m की 2 में से एक घात कट जाएगी, एक बच जाएगी, तो सीधे काइनेटिक एनर्जी हमारे पास कितनी आ गई, k बराबर 1/2 क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बटे एम। बस इसमें आपको वैल्यू पुट करनी है, तो वैल्यू रखें, कितनी आ जाएगी, k इज इक्वल टू 1/2, साथ में आ गया क्यू कम है, क्यू की वैल्यू कितनी है, प्रोटॉन पर आवेश, और प्रोटॉन पर आवेश कितना है, यहां पर ये दे रखा है आपको, ये वास्तव में E क्या है, क्यू ही है। तो 1.6 गुणा 10 की घात -19 का स्क्वायर। बी चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना है, 0.66 टेस्ला, तो लिखेंगे 0.66 का स्क्वायर। आर यानी कि त्रिज्या, त्रिज्या का मान कितना है, 60 गुणा 10 की घात -2, यहां भी मल्टीप्लाई, यहां भी मल्टीप्लाई, यहां भी मल्टीप्लाई, 60 गुणा 10 की घात -2, इसका भी स्क्वायर, और बटे नीचे क्या है m, और कण का द्रव्यमान कितना है, 1.67 गुणा 10 की घात -27। ये हमारी काइनेटिक एनर्जी आ गई। लेकिन अगर आप चाहते हो ये काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट करनी है आपको, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो आपको इसको डिवाइड करना पड़ेगा किससे, 1.6 गुणा 10 की घात -13 से। तो वही कर रहे हैं, यहां पे लिख रहे हैं गुणा 1.6 गुणा 10 की घात -13। देखिए प्रेम में आ रहा है, हाँ लगभग आ रहा है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं। तो 1.6 गुणा 10 की घात -13 से आपने इस वाली राशि से क्या कर देना है, इस काइनेटिक एनर्जी में भाग दे देना है। अब जो भी एनर्जी निकल के आएगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी है, ऊर्जा है, तो मात्रक तो जूल ही होगा, लेकिन इस राशि से भाग देने पर वह जूल किस में आएगी, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो कैलकुलेशन के बाद जो आंसर आ रहा है वो है 7 MeV, यानी कि K की वैल्यू निकल के आ गई 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों इस प्रश्न को हम क्या करेंगे, हल करेंगे। क्या कहीं पर किसी के डाउट हैं? सोना चौहान बिल्कुल सही करिए, पढ़ाई करो, फालतू बातों में ध्यान मत दो। हाँ बीजीआई गेमिंग बिल्कुल सही कह रहे हैं, QBR/M, बिल्कुल सही बात है बेटा। आपको याद है, कभी हम भूल जाते हैं, अच्छी बात है, हम भले ही भूल जाए प्यारे बच्चों, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लोगों को नहीं भूलना है, परीक्षाएं आपने देनी है, हम तो अपना यहाँ पर सुधार कर ही लेंगे। हम तो यदि एक बार को फार्मूला भूल जाएंगे तो निश्चित मानिए हम उसको ड्राइव कर देंगे, डेरिवेशन करके दोबारा से फार्मूला निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, अच्छे से समझ में आ गया है। अब आप चाहें तो इसका ले स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे, 1 2 3 4। अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जिसमें आपको कोऑर्डिनेट्स दे दी जाए, अक्ष दे दी जाए, वो क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हटके हो जाता है, क्योंकि बच्चों की ये वीकनेस है, खासकर जो नीट के लिए जाते हैं बच्चे बायो ग्रुप के, वो थोड़ा मैथ्स से दूर भागते हैं, इसलिए उनको इस तरीके के क्वेश्चन थोड़े कठिन लगते हैं। तो क्वेश्चन को मैं डिटेल से आपको समझाऊंगा। ये क्या करेंगे, कोई विद्युत धारा अवयव डेल्टा एल, स्मॉल एल है, यह है डेल्टा एक्स इंटू आई है। तो यानी कि इन्होंने क्या दे दिया, सॉल्यूशन में यहां पर लिखते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। डेल्टा एल बराबर दे दिया डेल्टा एक्स इंटू इसकी जो दिशा है वो यूनिट वेक्टर आई है, यानी कि आई की दिशा में है ये घटक, जिससे एक उच्च धारा आई बराबर 10 एम्पियर प्रवाहित हो रही है। यानी कि धारा का मान हमें कितना दे दिया, यहीं पे लिख लें, धारा का मान हमें दे दिया 10 एम्पियर। मूल बिंदु पर स्थित है, तो ये घटक कहां स्थित है, मूल बिंदु। अब मूल बिंदु को समझिए, मैंने ये कोई एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये बनाई, एक अक्ष बनाई, ये हमारी होती है एक्स अक्ष जो कि धनात्मक में होती है, ये वाली होती है माइनस एक्स, और ये होता है हमारा मूल बिंदु। इससे ऊपर की वाई अक्ष धनात्मक वाई होती है, और ये वाली जो अक्ष होती है इस बिंदु से इधर की ओर ये होती है माइनस वाई। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब ये क्या कर रहा है, डेल्टा एल जो है वो डेल्टा एक्स इंटू आई है, जो कि मूल बिंदु पर स्थित है। तो मूल बिंदु पर कैसे स्थित होगा वो, ये हमने घटक ले लिया, ये यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है ये हमारी है डेल्टा एक्स।
ये डिस्टेंस हमारी क्या है, डेल्टा एक्स है। और किस दिशा में स्थित है ये, देखिए ये हमने एक छोटा सा घटक लिया है, लेकिन ये जो तार होगा वह कैसा होगा, ये एक्स अक्ष पर ही लंबा सा फैला हुआ है, इस तरीके से फैला हुआ है, ये ऐसा है। इसलिए इसमें डेल्टा एक्स आई का अर्थ है कि एक्स अक्ष की दिशा में आगे की ओर एक्सपेंड हो रहा है, ये आगे की ओर बढ़ रहा है, इसका विस्तार एक्स अक्ष पर है, ये कहने का अर्थ है। अब क्या कह रहे हैं, चित्र 4.10 हमने यहां पर बना दिया है। y अक्ष पर 0.5 मीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो y अक्ष कौन सी, ये वाली, और यहां पर कोई एक बिंदु ले लिया, मान लेते P बिंदु है, इसकी यहां से जो डिस्टेंस है, यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है वो कितनी दे दी, 0.5 मीटर। तो ये है 0.5 मीटर, यानी कि ये क्या चीज है, ये हमें दे दिया है r की वैल्यू। ये डेल्टा x क्या है, ये डेल्टा एक्स आपके फार्मूले में भी आता था, b = μ0/4 पाई आई डी एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। तो ये dl का मान दे दिया, ये हमारे पास क्या है, dl की वैल्यू दे दी, ये वाली। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, इस p बिंदु पर हमें क्या कैलकुलेट करना है, b का मान कैलकुलेट करना है, b का मान ज्ञात करना है। तो इन सब चीजों को थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है। हमने कहा और क्या दे दिया आपको, r का मान दे दिया 0.5 मीटर, और ये 0.5 दे दी, और साथ में डेल्टा x का मान भी दे दिया 1 सेंटीमीटर। तो साथ में यहां लिख लेते हैं डेल्टा x बराबर 1 सेंटीमीटर, इतना हमने लिख लिया। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं, हम जानते हैं सूत्र हमारे पास होता है d, क्योंकि घटक छोटा है तो चुंबकीय क्षेत्र भी छोटा होगा, तो इसको लिख लिया dB, और ये इसका फार्मूला होता है μ0/4 पाई I इंटू dl साइन थीटा बटे आर स्क्वायर, यही सूत्र होता है। थीटा क्या चीज होती है, यहां याद दिला रहा हूं फिर से, जहां थीटा BL तथा R के बीच का कोण है, बीच का कोण है। अब देखिए DL क्या चीज है, ये वाली है, और R क्या है, ये खड़ी डिस्टेंस है। इन दोनों के बीच का ये वाला कोण कितनी डिग्री है, 90 डिग्री है। इसका मतलब हो गया थीटा बराबर इस प्रश्न में कितना दिया है, 90 डिग्री। बस ये मान रखना है। तो dl का मान ये यहां पर दिया है, डेल्टा l या dl एक ही चीज है, तो हम लिखते हैं चूंकि डेल्टा l, जिसे हम dl भी कह सकते हैं, बराबर दिया है डेल्टा x इंटू आई। अब डेल्टा x का मान हमें यहां पर दिया है 1 सेंटीमीटर, तो ये हमारे पास आ गया 1 सेंटीमीटर। तो डेल्टा l बराबर 1 सेंटीमीटर, यानी कि 10⁻² मीटर। ये सब मान यहां पर रखने हैं, बस आंसर निकल जाएगा। क्या निकलेगा, dB बराबर μ0/4 पाई, तो μ0/4 पाई की मान है 10⁻⁻7। सीधा फार्मूला, हमें पता है इसका मान फिक्स है 10⁻⁻7। I का मान यानी कि धारा का मान है 10 एम्पियर, तो लिख लिया 10 मल्टीप्लाई dl, ये dl कितना है 10⁻²। साथ में क्या आ गया, साइन थीटा, साइन, और थीटा का मान हमने यहां लिखा है कितना है 90, और बटे क्या है आर स्क्वायर, और आर की वैल्यू कितनी है 0.5, तो 0.5 का स्क्वायर करेंगे तो 0.5 गुणा 0.5। अब आसान है इसको निकालना, कैसे करेंगे, देखिए दशमलव हटाया, गुणा 0 लगा दिया, यहां दशमलव हटाया, यहां पर 0 लगा दिया, तो 5 से काटेंगे तो 5 पंजे 25, और 25 चौको 100, 4 से कट गया। अब आप कहोगे सर इसमें आप कैलकुलेशन करा रहे हो, पिछले में नहीं करा रहे थे, वो थोड़ी जटिल थी, इसलिए टाइम कंज्यूम होता है उसमें, इसलिए इसको छोड़ दिया हमने। ये आसान है इसलिए जल्दी हो जाएगी ये। तो क्या हो जाएगा 10⁻², 10 देखें कुछ गड़बड़ तो नहीं करा है ना, हाँ 1 सेंटीमीटर। 10⁻7 है, 10⁻2 कितनी हो गया 10⁻7 -2, और 1 ये भी है प्लस 1, तो ये आ गया, और बटे कितना है, ये नीचे 1 आ गया, और साइन 90 का मान कितना होता है 1, और मल्टीप्लाई कितना है 4। ये थोड़ा अच्छे से लिख लें, आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ। मल्टीप्लाई कितना है, साइन 90 का मान 1, और साथ में ये कितना था 4।
तो कितना आ जाएगा टोटल, ये आ जाएगा 4 गुणा 10 की घात 7 और 2 9, 9 में से 1 गया 8, तो 10 की घात -8। और क्या निकाल रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र निकाल रहे हैं, इसलिए इसका मात्रक क्या होगा, टेस्ला होगा। क्लियर हो गया। देखें क्या इतना ही आ रहा है आंसर, बिल्कुल परफेक्टली इतना आ रहा है। अब दूसरी बात आती है कि जो चुंबकीय क्षेत्र निकाला इसका परिमाण आपने निकाल दिया प्यारे बच्चों, पर मेन बात है दिशा क्या होगी। अब दिशा ज्ञात करनी है तो आपको राइट हैंड थंब लॉ लगाना पड़ेगा, या फिर हम कहें यहां पर राइट हैंड थंब लॉ लगाने में आपको परेशानी है तो एक और तरीका है। अभी मैंने आपको एक बात यहां पर समझाई कि जो इससे पहले वाले प्रश्न में बताई थी कि ये जो डीबी की डायरेक्शन होती है, जो डीबी होता है, ये साइन थीटा कैसे आता है, ये होता है डीएल मल्टीप्लाई यूनिट वेक्टर आर। इन दोनों के सदिश गुणन से डीबी निकलता है। ध्यान रखिएगा मेरी बात, यदि दो सदिश, यहां पर डीएल भी सदिश है और आर भी सदिश है, इनकी गुणा होती है। जिन्होंने बायो सेवर्ट नियम पढ़ा है, वो वाला वीडियो देखा है, उन्हें अच्छे से समझ में आएगा। डीएल भी सदिश है और ये आर भले ही नीचे है लेकिन दिशा की तो गुणा होगी ना इसके, तो इन दोनों की दिशा की गुणा होने के कारण ये जो डीबी आता है ये सदिश है, तो इसको क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। अब डीएल की दिशा देखिए, डीएल की दिशा यहां पर दे रखी है आपको, ये डीएल की दिशा क्या है, आई, तो डीएल की जगह क्या लिख लेंगे, ये आई दिशा में मल्टीप्लाई। आर की दिशा कहां है, इस मूल बिंदु से ये पी बिंदु इस दिशा में था ऊपर की ओर, यानी कि कौन सी अक्ष है ये, वाई अक्ष, और वाई अक्ष में इसकी दिशा क्या हो गई, जे, तो आई क्रॉस क्या आ गया यहां पर, जे। तो डीबी की दिशा क्या होगी, आप जानते हैं आई क्रॉस जे बराबर क्या होता है, के। तो जो डीबी की दिशा होगी वह पी बिंदु पर जेड अक्ष की दिशा में होगी, तो क्या लिखेंगे, डीबी जेड दिशा में होगा। डीबी यानी कि चुंबकीय क्षेत्र, कौन सी दिशा, पॉजिटिव जेड डायरेक्शन की दिशा में। क्या कोई डाउट है प्यारे बच्चों? अनीता पांडे गुड इवनिंग कह रही है, गुड इवनिंग बेटा। यदि कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। क्या ये समझ में आ रहा है डीबी प्लस जेड दिशा में कैसे होगा? लगता है चैट आज फिर से रुक गई है, ऐसा लग रहा है। ना चैट लग रहा है कुछ फिर से रुक गई है। ये जो लास्ट मैसेज है ये भीम यादव का है, जिन्होंने गति ऊर्जा पिछले प्रश्न की 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट करके लिखी हुई है। चलिए कोई बात नहीं। तो मुझे लग रहा है ये आपको समझ में आ गया होगा, ज़्यादा जटिल भी नहीं है, पर आपकी तरफ से कोई कम्युनिकेशन नहीं आ रहा है, हमारे पास मैसेज नहीं आ रहा है, तो फिर भी कोई बात नहीं। चलिए आप लीजिए इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे, 1 2 3 4। अब चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है हमारा, ये कहते हैं चित्र 4.13 दर्शाए अनुसार किसी सीधे तार में 12 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो पहला इसने क्या दे दिया, सॉल्यूशन निकालेंगे। चित्र अभी मैं आपको बना के दिखा दूंगा इसका। सबसे पहले धारा का मान दे दिया आई बराबर 12 एम्पियर। 12 एम्पियर की धारा बह रही है, ये हमें दे दिया है 12 एम्पियर। विद्युत धारा मतलब आई प्रवाहित हो रही है। तो 2.0 सेंटीमीटर त्रिज्या के अर्धवृत्ताकार चाप में मोड़ा गया है। तो त्रिज्या कितनी दे दी, आर की वैल्यू में दे दी 2.0 सेंटीमीटर, यानी कि लिख सकते हैं 2 गुणा 10 की घात -2 मीटर, ऐसे लिख सकते हैं। मोड़ा गया है। इस चाप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र बी का मान ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान दीजिए। डायग्राम कैसे है, ये स्ट्रेट है, डायग्राम में ये स्ट्रेट है। फिर उसके बाद यहां ले जाकर के इन्होंने इस तरीके से इसको मोड़ दिया ऐसे, फिर थोड़ा आगे ले गए, फिर इस तरीके से इसको मोड़ दिया। अब आपसे कह रहे हैं कि ये जो केंद्र है, ये केंद्र कहां होगा, इस तार का। यहां पर तार क्या है, सीधा, फिर यहां पर तार को ऐसे मोड़ दिया और बहने वाली धारा की दिशा क्या है, ऐसे। फिर तार यहां से गए तो धारा की दिशा ये हो गई, और फिर ऐसे मोड़ा तो बहने वाली धारा की दिशा ये वाली। क्लियर है? तो क्या कह रहा है, इस बिंदुओं पर, इन बिंदुओं पर, यहां पर,
यहां पर और यहां पर आपको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना। ध्यान दीजिएगा, एक धारावाही चालक है, उसको पहले वो सीधा था, फिर उसे अर्धवृत्ताकार शेप में मोड़ा गया, फिर सीधा गया, फिर उसे अर्धवृत्ताकार शेप में मोड़ा गया, लेकिन पहले की तुलना में विपरीत दिशा में मोड़ दिया। अब आपसे कह रहा है कि केंद्रों पर, यानी कि इस बिंदु पर और ये जो सीधा तार है इसके भी यहां पर आपको चुंबकीय क्षेत्र को ज्ञात करना है। तो इसके 3 पार्ट हैं। पहले सीधे खंड के कारण चुंबकीय क्षेत्र कितना है, तो चुंबकीय क्षेत्र के 3 पॉइंट ले लेते हैं। ये ए सीधा खंड, बी अर्धवृत्ताकार जिसमें ऊपर की ओर तार मुड़ा हुआ है, और सी जिसमें अर्धवृत्ताकार नीचे की ओर है, मोड़ा गया है, उसमें सी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना। तो कैसे करेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, काफी आसान है। हम जानते हैं सॉल्यूशन में, हम जानते हैं चूंकि चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र होता है dB बराबर μ0/4 साथ में हमारा आता है I इंटू dl साइन थीटा बटे कितना होता है r²। ये होता है, ये मैंने आपको बेसिक फॉर्मूला लिखा है केवल, अभी ध्यान दीजिएगा। इसमें आप जानते हैं कि ये जो दिशा साइन थीटा आता है वह कैसे आता है। इसको यदि सदिश रूप में मैं लिखूं तो इसको ऐसे लिख सकता हूं μ0/4 I इंटू, इसको लिख सकते हैं dl, ये एक सदिश है, क्रॉस सदिश r लिख लिया मैंने, और बटे मैं यहां पर लिख लेता हूं r3, या सदिश r की हम मॉडुलस बना करके ऐसे भी लिख सकते हैं। इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं r3 बराबर सदिश r और इसका मॉडुलस बना करके ऐसे, इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। तो ये मैंने सदिश रूप में क्यों दर्शाया है, आप इस बात को समझिएगा। यहां पर ये dl और r ये दोनों सदिश हैं, इनकी दोनों की दिशाएं होंगी, और जो dB की दिशा होती है वो इन दोनों की दिशाओं के लंबवत होती है। हमने जब बायो-सैवर्ट नियम पढ़ा था तो बड़ी डिटेल में ये बात करी थी। अब इन दोनों की दिशाएं क्या है, ध्यान दीजिए। dl यदि ये तार है तो इसमें कोई घटक लेंगे, मान लो तार यहां से आ रहा है, इसमें कोई घटक लिया, यहां से लेके यहां तक का मैंने घटक ले लिया, ये घटक क्या है dl। तो इससे इस दिशा में जा रहा है तो dl की दिशा क्या है, इसी दिशा में dl की दिशा है। और दूसरा, इस a बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, तो इसके मध्य बिंदु से लेकर के इस बिंदु को यदि मैं मिलाऊंगा तो ये क्या होगी r, तो r की दिशा भी उधर ही है जिधर dl की दिशा है। तो कहने का अर्थ यह है कि a पार्ट की यदि मैं बात करूं तो लिखते हैं क्योंकि r तथा dl दोनों की दिशाएं समान हैं, अर्थात दूसरे शब्दों में कहूं तो जो dl घटक है ये समांतर है r के। यदि ये दोनों समांतर हैं तो इसका मतलब थीटा का मान क्या हो जाएगा 0। यदि ये समांतर है इसका मतलब अतः थीटा बराबर 0। थीटा बराबर 0 इस वाले फॉर्मूले में साइन 0 का मान 0, तो लिखेंगे अतः कहां पर a पर चुंबकीय क्षेत्र बराबर क्या होगा 0। यदि ये थीटा बराबर 0 है तो आप जानते हैं साइन 0 की वैल्यू क्या होगी 0, तो इस वाले फार्मूले में वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र जो ए पर चुंबकीय क्षेत्र होगा इस तार के कारण, सीधे तार के कारण वो 0 होगा। तो ये कौन सा पार्ट था, ए पार्ट ये वाला था। अब आगे बढ़े, बी, किस रूप में अर्धवृत्ताकार बी को दिया गया योगदान वृत्ताकार पाश के योगदान से भिन्न है और किस रूप में यह दूसरे के समान है। तो अर्धवृत्ताकार रूप में जब इसको डालेंगे तो अब देखिए जो घटक लेंगे वो घटक ये वाला होगा, घटक तो ये वाला हो गया ना dl, और r क्या है, यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी होगी r, इसी के बराबर होगा। अब चैट सेक्शन तो बंद है, अब आप आंसर कैसे दोगे, वरना हम यहां से आपसे पूछते कि एक वृत्ताकार धारावाही चालक के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है, इसका आपको सूत्र बताना। तो क्या होता है, हम लिखते हैं बी पार्ट में, वृत्ताकार धारावाही चालक के केंद्र पर
चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र आप फार्मूला जानते हैं, B बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई एन आई बटे आर, जहां आर क्या होती है, उसकी त्रिज्या होती है। अब ध्यान दीजिए इस वाले फार्मूले में हमें ये इसके लिए ये कैलकुलेट करना है। आर की वैल्यू आपको दे रखी है समीकरण में, ये आर की वैल्यू दी है। दूसरा एन, क्योंकि यहां एक ही फेरा है तो इसलिए एन का मान कितना हो जाएगा, 1। तो एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1 है। आर की वैल्यू आपको ये दी हुई है, इसको कैपिटल आर से प्रदर्शित कर देते हैं क्योंकि फार्मूले में हमने कैपिटल आर लिया है। तो आर का मान आपको दे दिया, साथ में आई का मान भी आपको दे दिया, तो बस यही चीजें तो वैल्यू रखनी है, तो वैल्यू पुट कर ले। सीधा क्या आ जाएगा, b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का मान 10 की घात -7, 2 पाई का मान यानी कि 2 गुणा 3.14, एन का मान 1 और आई का मान कितना दिया है, 12 बटे लिख लेते हैं 12 गुणा 12, और इन सब के बटे क्या लिखा है, आर। तो आर का मान कितना है, 2 गुणा 10 की घात -2, 2 गुणा 10 की घात -2। बस आपने इसको सॉल्व करना है और आपका आंसर निकल जाएगा, काफी आसान है। तो कितना निकल के आता है, यदि चाहें तो आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। इस 2 से ये 2 काट दीजिए, 12 की इसमें गुणा करनी पड़ेगी आपको, लेकिन बटे, हाँ ठीक है। तो बस इसको कैलकुलेशन करना है, बी का मान कितना निकल के आ जाएगा, कैलकुलेशन करिएगा बच्चों। देखें ये लगभग निकल के आएगा 1.9 गुणा 10 की घात -4 टेस्ला, 1.9 गुणा 10 की घात -4 टेस्ला के बराबर होगा। और कैसे आएगा, देखिए 2 से 2 काट दीजिए, 12 की 3.14 में गुणा कर दीजिए, ये 10 की घात -7 है, 10 की घात -2 ऊपर जाएगा तो 10 की घात 9 हो जाएगा। ध्यान, ये माइनस का सॉरी ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा, 10 की घात 5 हो जाएगा। बस बाकी आपको कैलकुलेशन करनी है। चैट नहीं, आप इस समय काम नहीं कर रही है बच्चों, चलिए खैर कोई बात नहीं। तो बी का मान ये आ गया। अब बात आती है इस बी की दिशा क्या होगी, तो यहां पर लिखना है दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम। दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम क्या कहता है, यदि दाहिने हाथ को हम इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा बहने वाली धारा को प्रदर्शित करे, तो ये जो घूमी हुई फिंगर होती है हमारी, इस तरीके से यदि तार को पकड़े ऐसे करके, तो ये घूमी हुई जो फिंगर होती है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। ये तार में धारा ऐसे बह रही थी, तो ये मेरे अंगूठा क्या है, बहने वाली धारा की दिशा को प्रदर्शित कर रहा है। तो इस तार को यदि मैं पकड़ूंगा तो यहां से मेरी उंगलियां अंदर जाएंगी और इस वाले हिस्से से बाहर आएंगी। इसका अर्थ है यहां पर चुंबकीय क्षेत्र कहां होगा, अंदर की दिशा में होगा, और यहां से चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, बाहर आएगा। तो बी बिंदु पर पृष्ठ के लंबवत भीतर की ओर होगा। तो लिखेंगे बी की दिशा, बी यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। अब यहां पर थोड़ा सा हमने क्या कर दिया, ये बी पॉइंट को हमने थोड़ा सा गड़बड़ ले लिया। क्यों ले लिया गड़बड़, क्योंकि ये कंफ्यूज ना करे आपको। चलिए बोल रहे हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। बी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र पृष्ठ के लंबवत भीतर की ओर होगा, भीतर की ओर होगा। यानी कि यहां से चुंबकीय क्षेत्र क्या जाएगा, अंदर जाएगा और यहां से बाहर निकल के आएगा। क्लियर होगी। तीसरा कह रहा है, क्या आपके उत्तर में कोई परिवर्तन होगा यदि तार को उसी त्रिज्या के अर्धवृत्त की तुलना में यहां पर, यानी कि इस कंडीशन में आपको बताना है चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा और सी पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कितनी होगी। देखिए इसकी त्रिज्या आर है, या कैपिटल आर कर देता हूं मैं यहां पर, तो इसकी त्रिज्या भी कितनी है, कैपिटल आर। तो यदि त्रिज्याएं समान है तो चुंबकीय क्षेत्र तो समान होगा, बस अंतर क्या पड़ेगा, दिशा का। इसमें धारा ऐसे बह रही थी तो हमने कहा ये यहां से अंदर जाएगा और यहां से बाहर आएगा। इसमें धारा इस दिशा में बह रही है तो यहां से चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, अंदर जाएगा और यहां से क्या होगा, बाहर की तरफ आएगा। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बदल जाएगी जबकि परिमाण वही रहेगा। तो इस बात को अगले पेज में लिख रहे हैं, सी पार्ट में लिखते हैं। सी पार्ट में चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण पूर्ववत रहेगा
जबकि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उलट जाएगी अर्थात पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होगी। तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न को हल करेंगे, इसके सी पार्ट। आप चाहें तो ले सकते हैं यहां स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे 1 2 3 4। नेक्स्ट पेज का 1 2 3 4। इसको रिफ्रेश करने का है कुछ? अच्छा, पूरा रिफ्रेश हो जाएगा। चलो, तो मुझे लग रहा है ये प्रश्न आपको आ गया होगा समझ में। अब आगे चलें। ये लास्ट प्रश्न है 4.7। क्या कहते हैं? 10 सेंटीमीटर त्रिज्या की 100 कसकर लपेटी गई, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लें। अब क्या है? 10 सेंटीमीटर त्रिज्या की, तो सबसे पहले त्रिज्या दे दी, 100 कसकर लपेटे गए फेरो यानी कि कैपिटल एन की वैल्यू दे दी कि किसी ऐसी कुंडली पर विचार कीजिए जिसमें 1 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, यानी कि धारा आई का मान दे दिया। कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करना है। तो फिर से ये क्या दे दिया आपको? एक वृत्ताकार कुंडली दे दी, यानी कि इस प्रकार से कोई कुंडली दे दी आपको, और इसमें खूब सारे फेरे लगा रखे हैं, ऐसे ऐसे करके खूब सारे फेरे हैं। वृत्ताकार केंद्र पर आपको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। त्रिज्या हमने कहा कैपिटल आर है, और कितने फेरे लगाए हैं? एन का मान 100। तो काफी आसान है। पिछले वाले प्रश्न में जो फॉर्मूला यूज किया था वही यूज करेंगे। तो क्या क्या दे दिया प्रश्न में? सबसे पहले दिया है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या की, यानी कि ये क्या दे दिया आपको? आर दे दिया 10 सेंटीमीटर, यानी कि 10 गुणा 10 की घात -2 मीटर, आप ऐसा कह सकते हैं आर। चलिए इसको कैपिटल आर ले लेते हैं, क्योंकि वहां हमने कैपिटल आर दर्शाया। 100 कसकर फेरे लपेटे गए, यानी कि एन की वैल्यू कितनी दे दी? 100। नंबर ऑफ टर्न्स, फेरों की संख्या। कुंडली पर विचार कीजिए, इसमें 1 एम्पीयर की धारा बह रही है, यानी कि आई की वैल्यू कितनी दे दी? 1 एम्पीयर। तो कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण, केवल परिमाण ज्ञात करना है आपको, दिशा कुछ नहीं बतानी। तो क्या कैसे ज्ञात करेंगे? हम जानते हैं, चूंकि वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का जो सूत्र होता है बी, अभी बताया था, μ0/4π 2πNI/r, इसके बराबर होता है। तो हाँ, चलिए चैट अब हमारी चालू हो गई है, बहुत अच्छी बात है। हाँ, शिवम कह रहे हैं आर का मान 0.1, आर बराबर 10 सेंटीमीटर, एन 100। बहुत बढ़िया। साक्षी कुमारी फटाफट वैल्यूज लिख रही है, जो हम बता रहे हैं वो बच्चे पढ़ के अपना आप लिख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है भाई। अब चैट दोबारा से चालू हो गई है, ठीक है। तो अब देखिए, इसमें केवल आपको वैल्यूज रखनी है। तो क्या क्या चीजें रखनी है? μ0/4 का मान कितना होता है? 10 की घात -7। इस पूरे की वैल्यू आपको परफेक्ट पता है, 10 की घात -7 होती है। मल्टीप्लाई 2π, तो 2 की जगह क्या लिख लीजिए? 2π का मान 3.14 गुणा n का मान कितना है? नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? 100, तो लिख लिया 100 मल्टीप्लाई कितना आ गया? आई का मान कितना है? 1 एम्पियर, लिख लिया 1 बटे नीचे कितना दे दिया हमें? आर, और आर का मान कितना है? 10 सेंटीमीटर, 10 गुणा 10 की घात -2, 10 गुणा 10 की घात -2, इतना दे दिया। तो सीधे इससे काट देते हैं, 10 से इसको काट दिया, 10 धाम 100, कितना आ गया? 10 की घात -2 और 10 की घात -7, 10 की घात -7, और ये 2 ऊपर चली गया तो ये प्लस का 2 बन जाएगा, गुणा। अब देखिए 2 की इसमें गुणा कर दीजिए, तो 2 चौको 8, 2 एकम 2, 2 3 6, 6.28, और साथ में वो हमारा आ गया 10 गुणा 10, तो कितना आ जाएगा? 10 की घात -5, और साथ में हमारा आ गया 1 10 ये है, तो साथ में +1 यहाँ आ गया, गुणा 6.28। तो आंसर कितना आ गया? 6.28 गुणा 10 की घात -4, 10 की घात -4। क्या निकाल रहे हैं? चुंबकीय क्षेत्र। तो मान क्या आएगा? टेस्ला।
तो जरा चेक करके देखिए क्या ये सही है, कहीं पर कोई आपके डाउट हैं? सोना चौहान बहुत बढ़िया वैल्यूज पुट कर रही है, बहुत अच्छी बात है। बच्चों आप चैट में जितना पॉजिटिव रूप से एक्टिव रहेंगे ना, आपको उतनी अच्छी फिजिक्स समझ में आएगी। केवल एक मूवी की तरह यदि आप इस वीडियो को देखेंगे, इस लाइव को देखेंगे, तो कोई बेनिफिट नहीं होगा। बेनिफिट तभी होगा जब आप एक्टिव रहेंगे। चैट में कोशिश कीजिए, जो समझ रहे हैं उसको फटाफट लिखते जाइए। आपका, मैं कह सकता हूं, जितना लिखेंगे उतना आपके अच्छे से समझ में भी आएगा। कोई डाउट होगा लिखते समय तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। तो इस तरीके से आपने क्या करना है, इसको समझना है। 6.2528 अमित यादव लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है। बीजीएमआई कह रहे हैं यूट्यूब पर ग्लिच है। हाँ बेटा, कभी कभी प्रॉब्लम आती रहती है। देखिए, जब कोई काम करेंगे तभी तो प्रॉब्लम आएगी ना। जब तक काम ही नहीं होगा कोई कहां से प्रॉब्लम आएगी? तो ये आती जाती रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं है। मेन बात है हमारा जो फोकस है वो नहीं हमारा छूटना चाहिए। आपके चैट के रिप्लाई अब आने शुरू हुए, बीच में डिस्टर्बेंस नहीं, लेकिन हमने अपनी चीजों को कंटिन्यूटी में रखा। हमें पता था बच्चे कुछ ना कुछ मेहनत जरूर कर रहे होंगे, तो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है। क्लियर है? आयुष अनीस कह रहे हैं, आयशा अनीस कह रही है कि क्लियर है। साक्षी आंसर लिख रही है, बहुत बढ़िया बात है। लोकेश चौधरी पता नहीं क्या कह रहे हैं, रूरल रिपीट कह रहे हैं, पता नहीं कहां रूरल के लिए कह रहे हैं। हाँ, वर्षा कह रही है क्लियर है, नेक्स्ट प्लीज। तो प्यारे बच्चों, ये हमने आपको यहां तक क्वेश्चन, जहां तक हमने डेरिवेशन कराए हैं वहां तक आपको ये हमने क्वेश्चंस करा दिए। अब जो आगे के क्वेश्चन होंगे, जब आगे के डेरिवेशन आएंगे, क्योंकि अगला टॉपिक आएगा बहुत अधिक इंपॉर्टेंट, एम्पियर का परिपथी नियम, एम्पियर का सर्किटल लॉ। और वो जो टॉपिक होता है वो हर बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जरूर जाता है। और उसकी खास बात आपको यहीं पर बताऊं, जैसे आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक यदि पूरी पढ़ी है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में एक नियम होता था जिसे हम कहते थे कूलाम का नियम। अब चुंबक में आ जाओ, मैग्नेटिज्म में आ जाओ, तो जैसे कूलाम ने वहां नियम दिया था, वैसे यहां पर बायो सेवर्ट ने नियम दिया। कूलाम ने वैद्युत बलों के लिए नियम दिया था, बायो सेवर्ट ने चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करने का, हम कह सकते हैं, फॉर्मूला दिया। लेकिन वहां सतत आवेश वितरण के कारण जब हम वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करते थे तो उसके लिए हम यूज करते थे गॉस थ्योरम का। तो जटिल परिस्थितियों में यदि हम चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम एम्पियर परिपथी नियम का इस्तेमाल करेंगे। तो जो काम वहां गॉस थ्योरम करती थी वो यहां चुंबकीय क्षेत्र में हम कह सकते हैं एम्पियर का परिपथी नियम करेगा, एम्पियर सर्किटल लॉ करेगा। तो इसलिए ये काफी क्या है, इंपॉर्टेंट है। फिर इसके ऊपर काफी हम कहेंगे एप्लीकेशंस आएगी, किसी सोलिनॉइड का है, टॉराइड का निकालना है, एक सीधे धारावाही चालक का, अनंत लंबाई के धारावाही चालक का चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो ये चीजें इसमें आएगी, वो तभी समझ में आपको आएगी यदि आपने एम्पियर परिपथी नियम नेक्स्ट क्लास में आप पढ़ेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में प्यारे बच्चों, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट।